फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीसी हिंदी को रिवाइज करेंगे। आइए भाषा की संकल्पना और अर्थ के बारे में जानते हैं। भाषा में मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग पहचान दिलाने का प्रमुख गुण है और ये एक ऐसा माध्यम है जिससे विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान होता है और ये हमारे विकास का मूल आधार है। सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास का मूल आधार है। आइए इसकी संकल्पना को जानते हैं। ये एक ऐसी प्रतीकात्मक प्रणाली है जिससे हम बोलकर, लिखकर, संकेतों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। ये एक सामाजिक व्यवहार है जो मनुष्यों द्वारा एक दूसरे से संवाद के लिए अपनाया जाता है। मीन्स भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे से संवाद करते हैं। भाषा में ध्वनियां, शब्द, वाक्य रचना और व्याकरण शामिल होते हैं। आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं। भाषा ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। ये संस्कृत धातु के भाष शब्द से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। भाषा केवल बोलचाल का माध्यम नहीं है बल्कि यह एक संप्रेषणीय व्यवस्था है जिससे मानव समाज जुड़ा है। भाषा से मनुष्य संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। इसी के माध्यम से संस्कृति का हस्तांतरण होता है। आइए इसकी विशेषताओं को जानते हैं। इसकी पहली विशेषता है कि यह ध्वनि पर आधारित है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग होता है। ये सामाजिक होती है क्योंकि हम समाज से भाषा को सीखते हैं। ये विकासशील होती है क्योंकि ये समय के साथ बदलती रहती है। ये अनुशासित और व्यवस्थित प्रणाली है और ये संचार का मुख्य साधन है। आइए इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। इसकी पहली प्रकृति है भाषा समाज में ही उत्पन्न और विकसित होती है, इसलिए ये सामाजिक प्रकृति की होती है। ये ध्वनि आधारित है। भाषा का मूल आधार ध्वनि होती है। इसमें प्रतीकात्मक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है या ये प्रतीकात्मक प्रणाली पर आधारित है। भाषा संकेतों और प्रतीकों पर आधारित होती है। ये सीखी जाती है। ये जन्मजात नहीं होती, इसे सीखा जाता है। ये गतिशील और विकासशील होती है। भाषा समय व स्थान के अनुसार बदलती रहती है। ये व्यवस्थित और नियमबद्ध होती है क्योंकि इसमें कुछ व्याकरणिक नियम होते हैं। ये संप्रेषण का माध्यम है। विचारों, भावनाओं एवं अनुभवों को हम इसी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आइए इसके महत्व को जानते हैं। ये संचार का साधन है। ये ज्ञान की संवाहक है। इससे संस्कृति का विस्तार होता है और ये शिक्षा का प्रमुख आधार है और सामाजिक एकता का माध्यम है। बौद्धिक विकास में ये सहायक है क्योंकि इसके ही माध्यम से हम सोचते, समझते और अभिव्यक्त करते हैं और ये रोजगार और व्यावसायिक अवसरों से जुड़ी है। भाषा ज्ञान आज के युग में रोजगार का साधन भी है। आइए हम हिंदी और त्रिभाषीय सूत्र के बारे में जानते हैं। भारत एक बहुभाषीय देश है जिसमें सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे देश में भाषाई संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया है। हिंदी राष्ट्रभाषा, दरअसल ये एक राजभाषा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि हिंदी राजभाषा के रूप में, एकता और संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। आइए हम त्रिभाषा सूत्र की परिभाषा को जानते हैं। ये एक ऐसी शैक्षिक भाषा नीति है जो स्कूली शिक्षा में 3 भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा करती है। यह पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रस्तावित हुई और 1986 तथा 2020 की नीतियों में से दोहराया गया। आइए त्रिभाषा सूत्र के घटकों के बारे में जानते हैं। इसका पहला घटक है प्रथम भाषा। ये छात्र छात्राओं की मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा होती है और कक्षा 1 से शिक्षा का माध्यम यही होना चाहिए। दूसरा घटक है द्वितीय भाषा। हिंदी क्षेत्र के राज्यों में हिंदी के अलावा कोई आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी राज्यों में हिंदी। तृतीय भाषा वह भाषा है जो ऊपर की 2 भाषाओं से अलग हो,
जैसे अंग्रेजी, संस्कृत या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा। आइए जानते हैं कि हिंदी का क्या स्थान है त्रिभाषा सूत्र में। हिंदी को एक संपर्क भाषा या राष्ट्रीय पहचान के रूप में मान्यता दी गई है और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है और ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्र के रूप में कार्य करती है। आइए त्रिभाषा सूत्र के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्यों लागू किया गया। क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देता है, भाषाओं के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करता है और छात्रों में संचार कौशल का विस्तार करता है और भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करना और रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र से रिलेटेड या संबंधित प्रावधान है, जैसे इसे लचीलापन प्रदान किया गया है और भाषा चयन का निर्णय राज्य, क्षेत्र और अभिभावकों की सहमति से होगा। विद्यार्थियों को भाषाओं का बहुस्तरीय ज्ञान विकसित करने पर बल दिया गया है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी का क्या स्थान है। हिंदी भारत की राजभाषा है और मध्य प्रदेश की प्रमुख संपर्क भाषा भी है। हिंदी न केवल संप्रेषण का माध्यम है बल्कि यह संस्कृति, ज्ञान और अभिव्यक्ति का आधार भी है। माध्यमिक शिक्षा में हिंदी का अध्ययन विद्यार्थियों के भाषाई विकास और मानवीय दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। हिंदी क्या है? एक राजभाषा है, मध्य प्रदेश की प्रमुख संपर्क भाषा है और ये यहाँ की संस्कृति, ज्ञान और अभिव्यक्ति का आधार भी है और इससे विद्यार्थियों का भाषाई विकास और मानविक दृष्टिकोण समृद्ध होता है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में हिंदी की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या हिंदी भाषी है और विद्यालयों में शिक्षा भी हिंदी के माध्यम से प्रदान की जाती है, विशेषकर ग्रामीण और शासकीय विद्यालयों में। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। आइए जानते हैं कक्षा 9वीं और 10वीं में हिंदी का क्या स्थान है। हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है और इसमें साहित्यिक और व्यावहारिक भाषा ज्ञान पर बल दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में कविता, कहानी, निबंध, नाटक, संवाद इत्यादि का समावेश होता है और इसी के माध्यम से भाषा कौशल का विकास किया जाता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, पठन, लेखन, बोलना और श्रवण। आइए शिक्षण के उद्देश्यों को जानते हैं। पहला है हिंदी भाषा के सही प्रयोग की समझ विकसित करना, ताकि वो हिंदी भाषा का सही प्रयोग कर सके। छात्रों में सृजनात्मक लेखन की क्षमता का विकास करना, संवेदनशीलता, नैतिकता और मूल्य बोध को जागृत करना और हिंदी साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। आइए जानते हैं हिंदी में किस तरह की मूल्यांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। हिंदी विषय का लिखित मूल्यांकन वर्ष में 2 बार किया जाता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक। परीक्षा में गद्य, पद्य, व्याकरण, लेखन कौशल और अपठित बोध के प्रश्न होते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत मौखिक एवं परियोजना कार्य भी शामिल होता है। आइए हिंदी के व्यापक प्रभाव को जानते हैं। हिंदी के अध्ययन से विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं व पत्रकारिता और रचनात्मक क्षेत्रों में लाभ होता है और यह भाषा संवेदनशील अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति बोध को समृद्ध करती है। आइए जानते हैं भारत में हिंदी का वर्तमान स्थान क्या है, संविधान में और भारतीय जनजीवन में इसका क्या स्थान है। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत की। ये ना केवल संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषा है बल्कि भारतीय समाज की सांस्कृतिक आत्मा भी है। हिंदी का स्थान आज शिक्षा, प्रशासन,
जनसंचार, मीडिया, साहित्य और जनजीवन में महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं संविधान में हिंदी का क्या स्थान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी और देवनागरी लिपि को आधिकारिक कार्यों की भाषा माना गया है। अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह हिंदी का विकास करे ताकि यह भारत की सभी भाषाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। और अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग की व्यवस्था की गई है। हिंदी का प्रशासनिक और कानूनी उपयोग को समझते हैं। केंद्र सरकार के अधिकांश आधिकारिक पत्राचार हिंदी में होते हैं। राज्य सरकारें विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का प्रशासनिक भाषा के रूप में उपयोग करती हैं। हिंदी को न्यायपालिका में भी सीमित रूप में अपनाया गया है। कुछ उच्च न्यायालयों में अनुमति प्राप्त है। सरकारी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, एसएससी आदि हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। आइए जानते हैं कि भारतीय जनजीवन में हिंदी का क्या स्थान है। हिंदी आज संचार की प्रमुख भाषा बन चुकी है, विशेष रूप से उत्तर भारत में। हिंदी सिनेमा जैसे बॉलीवुड, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र और सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। हिंदी भाषा में लोक संस्कृति, गीत, कहावतें और कहानियों के माध्यम से जन मन को जोड़ने का कार्य किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में हिंदी संपर्क और अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है। हिंदी का वैश्विक प्रभाव क्या है जानते हैं। विश्व के अनेक देशों में जैसे नेपाल, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, यूएई आदि में हिंदी बोली और समझी जाती है। हिंदी अब एक वैश्विक भाषा बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र और गूगल, यूट्यूब जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी हिंदी की उपस्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे अंग्रेजी के बढ़ते प्रयोग से हिंदी को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में हिंदी का सीमित प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी कुछ संभावनाएं हैं, जैसे डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन शिक्षा में हिंदी का विस्तार किया जा सकता है। युवाओं में हिंदी साहित्य, सृजन और अभिव्यक्ति के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है और हिंदी तकनीकी एवं व्यावसायिक भाषा के रूप में विकसित हो रही है। आइए जानते हैं द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हिंदी को कुछ राज्यों में द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाषा कौशलों का विकास करना, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना, और हिंदी को संप्रेषण और सांस्कृतिक माध्यम के रूप में समझाना। आइए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को जानते हैं। ये एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान से सुन सकते हैं। पहला उद्देश्य है सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के चारों कौशलों का विकास करना और छात्रों को हिंदी में बुनियादी संप्रेषण करने योग्य बनाना और हिंदी के सरल व्याकरणिक संरचनाओं को समझना और प्रयोग करना। हिंदी के माध्यम से भारत की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से परिचित कराना। हिंदी साहित्य की सरल रचनाओं का अध्ययन कर भाषा के प्रति रुचि जगाना। शुद्ध उच्चारण एवं सरल लेखन के अभ्यास को बढ़ावा देना। पहला है भाषाई कौशलों का विकास करना, दूसरा संप्रेषण योग्य बनाना हिंदी में, तीसरा है व्याकरणिक संरचनाओं को समझना, प्रयोग करना और हिंदी के माध्यम से संस्कृति से परिचित कराना। सरल रचनाओं का अध्ययन कर भाषा में रुचि जागृत करना और शुद्ध उच्चारण एवं सरल लेखन के अभ्यास को बढ़ावा देना। आइए तृतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लक्ष्यों को जानते हैं। पहला है हिंदी भाषा की प्राथमिक समझ विकसित करना, सरल शब्दों और वाक्यों को पढ़ना और समझना, छात्रों को हिंदी में बुनियादी संवाद करने की योग्यता देना, भाषा के प्रति रुचि और सम्मान का भाव उत्पन्न करना, अन्य भाषाओं के प्रति
सहिष्णुता और बहुभाषिकता का विकास करना, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग सिखाना। पहला है प्राथमिक समझ विकसित करना, सरल शब्दों और वाक्यों को पढ़ना और समझना, बुनियादी संवाद करने योग्य बनाना, रुचि और सम्मान का भाव उत्पन्न करना, सहिष्णुता और बहुभाषिकता का विकास करना और रोजमर्रा के जीवन से जुड़े शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग सिखाना। आइए सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता से संबंधित लक्ष्यों को जानते हैं। पहला है हिंदी के माध्यम से विभिन्न राज्यों के छात्रों में राष्ट्रीय एकता का बोध कराना, भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत को समझने और अपनाने की प्रेरणा देना, छात्रों को हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना। पहला राष्ट्रीय एकता, दूसरा सांस्कृतिक विरासत को साझा करना और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। आइए हिंदी के व्यावहारिक लक्ष्यों को जानते हैं। पहला है हिंदी शिक्षण का उद्देश्य केवल भाषा सिखाना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में व्यवहार में लाना भी है। इसलिए व्यावहारिक लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक है ताकि छात्र हिंदी को रोजमर्रा के जीवन में आत्मसात कर सके। आइए व्यवहारिक लक्ष्यों को जानते हैं। पहला है सुनने का कौशल विकसित करना, दूसरा बोलने की क्षमता विकसित करना, तीसरा है पढ़ने की क्षमता विकसित करना और चौथा है लेखन कौशल का विकास। सुनने का कौशल विकसित करना में 2 सहायक लक्ष्य हैं, जैसे छात्र हिंदी भाषा को ध्यानपूर्वक और समझकर सुन सके, उचित उच्चारण और अर्थ ग्रहण में सक्षम बने। बोलने की क्षमता में छात्र हिंदी में स्पष्ट, शुद्ध और आत्मविश्वास पूर्ण संवाद कर सके, दैनिक जीवन की स्थितियों में प्रभावी संवाद स्थापित कर सके। पढ़ने की क्षमता में छात्र हिंदी में लिखे गए पाठ्य और अपठ्य ग्रंथों को सहजता से पढ़ सके, अर्थ ग्रहण और भावबोध की क्षमता विकसित हो। लेखन कौशल में छात्र हिंदी में सही वाक्य संरचना, व्याकरण और वर्तनी के साथ लिख सके, पत्र, निबंध, संवाद, रिपोर्ट आदि रचनात्मक लेखन में दक्ष हो सके। अन्य व्यावहारिक लक्ष्य हैं, जैसे शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट भाषा प्रयोग का अभ्यास कराना, हिंदी भाषा के माध्यम से समाज में प्रभावी सहभागिता की क्षमता प्रदान करना, हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध करना ताकि छात्र सम्यक शब्द प्रयोग कर सके। तकनीकी युग में हिंदी के डिजिटल और औपचारिक प्रयोग में दक्षता लाना और हिंदी साहित्य के माध्यम से भावनात्मक और नैतिक विकास सुनिश्चित करना। इसमें व्यावहारिक लक्ष्य क्या है? शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट भाषा प्रयोग, समाज में प्रभावी सहभागिता, शब्द भंडार में वृद्धि, डिजिटल और औपचारिक प्रयोग में दक्षता और भावनात्मक और नैतिक विकास सुनिश्चित करना। आइए जानते हैं हिंदी के सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए जानते हैं इस प्रश्न को। हिंदी का सबसे पहला सांस्कृतिक उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना और उसका प्रचार करना, या हम बोल सकते हैं भारतीय संस्कृति का संवाहन करना। हिंदी के माध्यम से साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, रीति रिवाज आदि को संरक्षित और प्रचारित किया जाता है। दूसरा उद्देश्य है लोक परंपराओं की अभिव्यक्ति करना। हिंदी में लोकगीत, कहावतें, दंत कथाएं संस्कृति की जीवंतता बनाए रखती हैं। तीसरा सांस्कृतिक उद्देश्य है भावनात्मक एकता का माध्यम बनना। हिंदी भारतीय समाज की विविधता में एकता लाने वाली संस्कृति को जोड़ती है। और चौथा उद्देश्य है सांस्कृतिक जागरूकता और संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करना। आइए हिंदी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को जानते हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनना। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो विभिन्न प्रदेशों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। राजभाषा के रूप में उत्तरदायित्व करना। हिंदी भारत की एक राजभाषा भी है।
संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में समानता लाना। हिंदी शिक्षा, प्रशासन व न्याय के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करती है और यह राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान का प्रतीक भी है और यह संपर्क भाषा के रूप में एक मुख्य भूमिका निभाती है। अगला है हिंदी के अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य। इसमें सबसे पहला है भारतीय प्रवासी समुदाय से संवाद योग्य बनाना। विश्व के अनेक देशों में बसे प्रवासी भारतीयों के बीच हिंदी सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करती है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य है संस्कृति और योग जैसे भारतीय मूल्यों का प्रचार करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी माध्यम से भारत की छवि का निर्माण करना। और तीसरा है हिंदी का वैश्विक प्रचार करना। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में हिंदी पढ़ाई और बोली जाती है। चौथा अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को मान्यता दिलाना और हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना। आइए जानते हैं हिंदी शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्य, इसके प्रयोग सहित सैद्धांतिक पृष्ठभूमि। किसी भी भाषा का शिक्षण तभी सार्थक होता है जब उसके पीछे स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित हो। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों का भाषा कौशल विकसित करना है, बल्कि उन्हें संवेदनशील, सृजनशील और मूल्यनिष्ठ नागरिक बनाना भी है। और यह उद्देश्य शिक्षा, मनोविज्ञान, भाषा सिद्धांतों, व्यवहारवाद एवं समग्र विकास की अवधारणाओं पर आधारित है। आइए जानते हैं शैक्षिक उद्देश्यों की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के उद्देश्यों का निर्माण किन आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला आधार है व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके अनुसार भाषा अभ्यास और अनुकरण से सीखी जाती है। हिंदी शिक्षण में दोहराव, अनुकरण और पुरस्कार प्रणाली, जिसको हम अंग्रेजी में रीइंफोर्समेंट कहते हैं या पुनर्बलन हिंदी में कहा जाता है, का उपयोग होता है। उदाहरण, वाक्य रचना में शुद्धता हेतु अभ्यास कार्य देना। दूसरा जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि है वो आती है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से। इसके अनुसार छात्रों की समझ, तर्क और विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए कविता की व्याख्या करते समय भावार्थ निकालना सिखाना और इसी से उनकी जो भाषाई कौशल है और समझ का विकास होगा। अगला है सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत। इसको अंग्रेजी में सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। इसके अनुसार छात्र छात्राएं सामाजिक संदर्भ में भाषा सीखते हैं। मीन्स जब वो लोगों के बीच में होते हैं तो उनसे सुनकर समझकर भाषा को वो सीखते हैं। इसका उदाहरण है समूह में संवाद अभ्यास कराना। अगला है कौशल आधारित दृष्टिकोण। इसके अनुसार हिंदी शिक्षण 4 प्रमुख कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना पर आधारित है। आइए जानते हैं हिंदी शिक्षण के प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य। पहला है ज्ञान अर्जन करना। इसका आधार संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से आता है और इसके व्यवहारिक प्रयोग है जैसे कहानी पाठ से मुख्य बिंदु याद करना। दूसरा उद्देश्य है समझ का विकास। इसके आधार व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से आते हैं। इसका व्यवहारिक प्रयोग है जैसे अनुच्छेद का भावार्थ लिखवाना। अगला है लेखन कौशल का विकास। इसके आधार आते हैं व्यवहारवादी और निर्माणवादी दृष्टिकोण से। इसका व्यवहारिक प्रयोग है जैसे संवाद लेखन और निबंध लेखन। अगला है बोलने की क्षमता का विकास करना। इसके आधार व्यवहारवादी दृष्टिकोण से आते हैं और इसका व्यवहारिक प्रयोग है मौखिक अभ्यास और भाषण। अगला है सुनने की क्षमता का विकास करना। ये संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है
और इसका व्यवहारिक प्रयोग है श्रवण बोध अभ्यास। अगला है रचनात्मकता का विकास। इसके आधार सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण से आते हैं। इसका व्यवहारिक प्रयोग है कविता लेखन और संवाद अभिनय। मूल्य बोध, ये भी हिंदी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके आधार है सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, और इसका व्यवहारिक प्रयोग है नैतिक कहानियों का पाठ। आइए इसके उदाहरणों को समझते हैं। प्रयोग आधारित उदाहरण, पहला है श्रवण कौशल से संबंधित। इसमें गतिविधि ये हो सकती है कि शिक्षक कहानी सुनाए और कहानी सुनकर छात्र उत्तर दे। इसका उद्देश्य है श्रवण की एकाग्रता व समझ की जांच। दूसरा उदाहरण है लेखन कौशल। इसमें शिक्षक गतिविधि दे सकते हैं जैसे दैनिक डायरी लेखन। इसका उद्देश्य है रचनात्मकता और आत्म प्रकाशन की क्षमता विकसित करना। तीसरा उदाहरण है संवाद अभ्यास। इसमें गतिविधि करवा सकते जैसे जोड़ी बनाकर छात्रों को संवाद बोलने देना। इसका उद्देश्य है व्यवहारिक संप्रेषण क्षमता का विकास। आइए जानते हैं व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में उद्देश्यों का संशोधन। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन लाना है। और जब व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन नहीं आता तो शैक्षिक उद्देश्यों की समीक्षा और संशोधन आवश्यक हो जाता है, और उद्देश्यों का संशोधन उन्हें अधिक प्रासंगिक, व्यावहारिक और प्रभावी बनाने की प्रक्रिया है। आइए जानते हैं व्यवहारिक परिवर्तन क्या होता है। छात्र के सोच, कार्य, भाषा, दृष्टिकोण या सामाजिक व्यवहार में जो सकारात्मक बदलाव आता है वही व्यवहारिक परिवर्तन है। जो बदलाव विद्यार्थी छात्र छात्राओं के व्यवहार में आते हैं वही व्यवहारिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे विचारों में स्पष्टता, भाषा का शुद्ध प्रयोग, सामाजिक सहभागिता में सुधार, समस्या समाधान की क्षमता में वृद्धि। ये भाषा के व्यवहारिक परिवर्तन हैं। आइए जानते हैं कि उद्देश्यों में संशोधन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि उद्देश्य कई बार अप्रभावी हो जाते हैं, मतलब व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। पाठ्यचर्या में परिवर्तन आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए नई सामग्री के अनुरूप उद्देश्य बदलना। बाल मनोविज्ञान की नई समझ, ये भी संशोधन को आवश्यक बनाते हैं। जब पाठ्यचर्या में परिवर्तन होता है तब उद्देश्यों में संशोधन होता है। बाल मनोविज्ञान की जब नई समझ विकसित होती है तब भी हमें उद्देश्यों में संशोधन करना होता है, जैसे छात्रों की क्षमता, रुचि और स्तर के अनुसार बदलाव करना। मूल्यांकन की प्रतिक्रिया में जब बदलाव होता है तो परिणामों के आधार पर हम सुधार करते हैं। सामाजिक तकनीकी बदलाव जब आते हैं, आज के युग की नई आवश्यकताओं के अनुसार लक्ष्य निर्धारित हमें करना पड़ता है। तो संशोधन के कई सिद्धांत हैं, जैसे लक्ष्य। व्यवहार परिवर्तन में संशोधन करते समय हमें निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जो लक्ष्य है वो स्पष्ट और मापनीय हो। हमें विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी व्यवहारिक परिवर्तन है वो समाज की अपेक्षाओं से मेल खाते हो। ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों में संतुलन हो, और सीखने योग्य व्यवहार में परिवर्तन सुनिश्चित करें। आइए इनके उदाहरणों को हम जानते हैं। इनको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। जैसे उद्देश्य है छात्र कविता याद करे, तो उसका संशोधित उद्देश्य होगा छात्र कविता का अर्थ समझे और व्यक्त करे। कारण केवल रटंत ना हो, भाव भी समझे, अर्थ समझे और उसको व्यक्त करे। तो ये व्यवहारिक परिवर्तन सही है। अगला है छात्र निबंध लिख सके। संशोधित उद्देश्य होगा छात्र तर्क संगत और रचनात्मक निबंध लिख सके। इसमें रचनात्मकता पर बल देना कारण है। अगला छात्र हिंदी पढ़ ले। छात्र हिंदी पढ़कर विचार व्यक्त कर सके। तो ये है संशोधित और सही उद्देश्य, और इसके कारण है संप्रेषण कौशल का विकास करना। आइए हम गद्य की पाठ योजना का प्रारूप समझते हैं। सबसे पहले हमें जो सामान्य जानकारी है वो लिखना चाहिए, जैसे पाठ, कक्षा, समय और विषय। उद्देश्यों का वर्णन करना चाहिए। ये उद्देश्य व्यवहारिक परिवर्तन को प्रदर्शित करें, जैसे छात्र कहानी का आशय स्पष्ट कर सकेंगे। इसमें
संशोधन है, आशय स्पष्ट कर सकेंगे, मुख्य पात्रों और घटनाओं की पहचान कर सकेंगे, नैतिक शिक्षा को व्यक्त कर सकेंगे और कहानी का सारांश स्वयं लिख सकेंगे। उसके बाद हम शिक्षण सामग्री को लिखते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, चार्ट होगी, ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, और चित्र। और शिक्षण प्रक्रिया में गद्य में सबसे पहले हम कहानी को कहते हैं। पिछली कहानी सबसे पहले पूर्व ज्ञान की जांच होती है, जिसमें हम पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्नों को पूछते हैं और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, कहानी पढ़कर सुनाते हैं, भावार्थ को समझाते हैं और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्रश्नोत्तर पूछते हैं ताकि जो विद्यार्थी हैं उनकी समझ को हम जांच सकें। पाठ से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। कुछ गतिविधि हम करा सकते हैं, जैसे सारांश लिखवा सकते हैं, संवाद लेखन, और विद्यार्थी लेखन कार्य करते हैं। और मूल्यांकन के लिए हम मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेखन कार्य करवा सकते हैं और कुछ गृह कार्य दे सकते हैं, जैसे कहानी का नैतिक पक्ष लिखना। अब हम जानते हैं पद्य की पाठ योजना। इसमें हम सामान्य जानकारी का वर्णन करते हैं, उसके बाद पद्य शिक्षण के उद्देश्य, सामग्री का वर्णन। शिक्षण प्रक्रिया में हम भूमिका का निर्माण करते हैं, जिसमें हम कवि का परिचय देते हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और पाठ का हम गायन करते हैं, कविता का गायन करते हैं और विद्यार्थी साथ साथ दोहराते हैं। और पंक्ति दर पंक्ति हमें भावार्थ की व्याख्या करनी होती है, विद्यार्थी उस भावार्थ को समझते हैं। या हम पहले विद्यार्थियों को मौका दे सकते हैं कि जो कविता गायन है उसके आधार पर जो भावार्थ है उसकी व्याख्या करें, उसके बाद हम स्वयं व्याख्या कर सकते हैं। प्रश्नोत्तर पूछ सकते हैं ताकि हम उनकी समझ की जांच कर सकें। कवि के भावों पर आधारित प्रश्न करते हैं और विद्यार्थी उत्तर देते हैं। मूल्यांकन में हम मौखिक पाठ करवा सकते हैं, कविता का सार लिखवा सकते हैं। गृह कार्य में कवि की तुकांत पंक्तियां खोजने को कह सकते हैं। अब हम जानते हैं व्याकरण की पाठ योजना। इसमें सामान्य जानकारी के बाद हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों को लिखते हैं, सामग्री का वर्णन करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में हम भूमिका का निर्माण करते हैं, जिसमें हम उनके पूर्व ज्ञान की जांच करते हैं प्रश्न पूछकर और वे उत्तर देते हैं। परिचय में हम परिभाषा बताते हैं, उदाहरण भी देते हैं ताकि उनकी समझ गहरी हो सके। वे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। अभ्यास कार्य हम देते हैं, बोर्ड पर कुछ अभ्यास प्रश्न हम दे सकते हैं और वे उसमें भाग लेते हैं। कुछ लेखन कार्य करवा सकते हैं, जैसे अभ्यास कार्य देना और वे हल करते हैं। मूल्यांकन में हम लिखित अभ्यास कार्य को जांच सकते हैं, मौखिक उदाहरण पूछ सकते हैं और गृह कार्य में 5 वाक्य बनाने को कह सकते हैं। अब हम पाठ योजना के अर्थ को जानते हैं। पाठ योजना एक शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले बनाई गई वह पूर्व योजना है, जिसमें शिक्षण उद्देश्यों, गतिविधियों, शिक्षण विधियों, मूल्यांकन आदि का क्रमबद्ध विवरण होता है। सरल शब्दों में हम कहें तो पाठ योजना शिक्षण उद्देश्यों, गतिविधियों, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की योजना है। इसके कई चरण होते हैं। सबसे पहला चरण है उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा पूर्व ज्ञान की जांच, सामग्री का चयन, शिक्षण विधियों का चयन, शिक्षण गतिविधियों का चयन, मूल्यांकन और गृह कार्य। आइए पाठ योजना के प्रकारों को जानते हैं। सबसे पहला प्रकार है सामान्य पाठ योजना, दूसरा सूक्ष्म पाठ योजना, तीसरा एकीकृत पाठ योजना, गतिविधि आधारित योजना और निर्देशित योजना। आइए हम सूक्ष्म पाठ योजना के बारे में जानते हैं। सूक्ष्म पाठ योजना शिक्षण के विशिष्ट कौशल के अभ्यास हेतु बनाई जाती है। जो शिक्षण कौशल है उनके अभ्यास के लिए सूक्ष्म पाठ योजना बनाई जाती है। इसमें 5 से 10 मिनट की लघु योजना होती है। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। ये एक लघु शिक्षण योजना है जिसमें शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास 5 से 10 मिनट की अवधि में करते हैं और ये बीएड, डीएलएड प्रशिक्षण में शिक्षण कौशल के विकास हेतु प्रयुक्त होती है। इसकी विशेषताओं को जानते हैं। पहला, इसमें एक शिक्षण कौशल पर केंद्रित होती है। इसकी समय सीमा सीमित होती है, जैसे 5 से 10 मिनट।
इसमें प्रशिक्षणात्मक उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक नहीं होते, और छात्र की जगह सह प्रशिक्षु छात्र की भूमिका निभाते हैं। जो छात्र अध्यापक होते हैं वे छात्र की भूमिका निभाते हैं, और ये पूर्व निर्धारित ढांचे के अनुसार बनाई जाती है। इसका एक अपना फॉर्मेट होता है। आइए इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। पहली प्रक्रिया है हम शिक्षण कौशल का चयन करते हैं, मीन्स जो टीचिंग स्किल है उसका चुनाव करते हैं। दूसरा है पाठ का चयन करते हैं, ये संक्षिप्त, रोचक और उद्देश्य अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे छात्रों की विचार शक्ति विकसित करना। प्रस्तुति तैयार करते हैं, प्रश्नों का स्तर रखते हैं और समापन योजना बनाते हैं। आइए इसके लाभों को जानते हैं। शिक्षण कौशलों का एकल अभ्यास के लिए अभ्यास हो जाता है, मीन्स हर कौशल का अभ्यास इसके द्वारा किया जा सकता है। इससे त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है, शिक्षकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, प्रभावी पाठ योजना वे बनाना सीखते हैं और बेहतर कक्षा प्रबंधन कौशल का विकास होता है। आइए हम श्रवण के उद्देश्य, महत्व तथा विकास के लिए गतिविधियों को जानते हैं। श्रवण का अर्थ जानते हैं। श्रवण का अर्थ है ध्यानपूर्वक समझने की नियत से सुनना। केवल सुनना नहीं है बल्कि एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें अर्थ ग्रहण भी होता है। सुनना और सुनने के साथ अर्थ ग्रहण को हम श्रवण कहते हैं। इसके उद्देश्यों को जानते हैं। सबसे पहला उद्देश्य ध्यान केंद्रित करना, समझ विकसित करना, सटीक प्रतिक्रिया देना, संभाषण में भागीदारी देना और भाषा कौशल विकसित करना। इसके कई महत्व है, जैसे भाषा अधिगम का ये प्रथम चरण है। ये संचार का मूल आधार है, क्योंकि बिना सुने हम बोल नहीं सकते। समझदारी और सहानुभूति का विकास होता है। भावात्मक जुड़ाव और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। अध्ययन, विश्लेषण और उत्तरदायित्व की ये कुंजी है। आइए श्रवण कौशल के विकास हेतु गतिविधियों को जानते हैं कि हम कौन सी गतिविधियां करा के विद्यार्थियों के श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं। पहला है कहानी सुनाना। जब हम कहानी सुनाएंगे तो वे ध्यान पूर्वक सुनकर उत्तर देंगे। तो कहानी सुनाना एक गतिविधि है और इसका उद्देश्य हो सकता है कि ध्यान से सुनकर उत्तर देना। दूसरी गतिविधि है श्रव्य सामग्री चलाना। ऑडियो क्लिप्स हम चला सकते हैं और इसे सुनकर वे जानकारी ग्रहण कर सकेंगे। तीसरी गतिविधि है श्रवण पर आधारित प्रश्नोत्तरी। सुनी गई जानकारी पर वे प्रतिक्रिया देंगे। अगली है संवाद गतिविधि, मीन्स डायलॉग लिसनिंग। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो संवाद होगा उसको वो समझेंगे और उस पर आधारित उत्तर दे सकेंगे। अगला है नाटक श्रवण। इससे भावबोध और उच्चारण समझेंगे वे। निर्देश सुनना और पालन करना, क्रियाओं से उत्तर देंगे। समाचार सुनना और सारांश देना और रिकॉर्डिंग सुनकर पुनः सुनाना, इसको हम रीटेलिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। अब इनका मूल्यांकन हम कई तरह से कर सकते हैं कि छात्र ध्यान से सुनते हैं या नहीं, ये हम परख सकते हैं। श्रवण के आधार पर प्रश्नों का सही उत्तर वे दे पा रहे हैं कि नहीं, सुनी हुई बातों को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, और श्रवण के दौरान उचित हाव भाव दर्शाते हैं कि नहीं। अब हम जानते हैं बोलने के उद्देश्य, विकास के लिए गतिविधियां और रटन की भूमिका। बोलने के अर्थ को जानते हैं। बोलना एक सक्रिय भाषा कौशल है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, अनुभवों और जानकारी को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यह संवाद, प्रस्तुति, कथन और उत्तर देने की मुख्य क्रिया है। आइए इसके उद्देश्यों को जानते हैं। भावों की अभिव्यक्ति, सामाजिक सहभागिता, शुद्ध उच्चारण और भाषा प्रयोग, श्रवण और उत्तर देने की क्षमता का विकास, आत्मविश्वास व संप्रेषण कौशल का विकास। आइए इसकी गतिविधियों को जानते हैं। चित्र आधारित वर्णन, चित्र को देखकर मौखिक वर्णन करना। दूसरा संवाद लेखन एवं अभ्यास, भूमिका निभाना, कहानी सुनाना, दोहराना, मौखिक प्रश्नोत्तरी, मंच संचालन, भाषण, समूह चर्चा, आईने के सामने बोलना। आइए रटने की भूमिका को हम जानते हैं।
कि बोलने में रटने की क्या भूमिका है। इसकी सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों हैं। कुछ प्रारंभिक वाक्य संरचनाएं शब्द भंडार याद रखने में ये सहायक है। कविताएं, भाषण आदि के अभ्यास में आत्मविश्वास इसी से आता है। लेकिन रटन से मौलिकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है। छात्र प्रश्नों का उत्तर समझे बिना याद किया हुआ उत्तर बोलते हैं और संवाद की स्वाभाविकता खत्म हो जाती है। अब हम जानते हैं अभिनय, भाषण और उसकी तैयारी, वाद विवाद, भाषा खेल, सही उच्चारण हेतु वैकल्पिक सारणी और निदानात्मक उपाय। सबसे पहले हम जानते हैं अभिनय भाषण क्या होता है। ये एक मौखिक प्रस्तुति है जिसमें वक्ता शब्दों के साथ हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के भावों का भी प्रयोग करते हैं। इसके उद्देश्य है आत्मविश्वास बढ़ाना, शुद्ध प्रभावशाली उच्चारण करना, भाव संप्रेषण की क्षमता का विकास करना, मंच संचालन के कौशल को विकसित करना। आइए इसकी तैयारी के चरणों को जानते हैं। सबसे पहले विषय की समझ होनी चाहिए, भावों के अनुसार वाचन, बोलने की गति व ठहराव, मुख का अभ्यास, मिरर प्रैक्टिस और प्रस्तुति का अभ्यास मंच पर। इसके सबसे पहले अब हम जानते हैं वाद विवाद के बारे में। वाद विवाद एक संवादात्मक प्रतियोगिता है जिसमें एक पक्ष विषय के पक्ष में बोलता है और दूसरा विपक्ष में। इसके उद्देश्य है तर्कशीलता का विकास, शुद्ध स्पष्ट भाषा का प्रयोग, प्रभावशाली भाषण शैली, विचार अभिव्यक्ति की क्षमता। इसकी तैयारी के लिए कुछ गतिविधियों का हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले विषय सूची से चयन करना चाहिए, तथ्य एकत्रित करना चाहिए, प्रारूप तैयार करना चाहिए जैसे भूमिका, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष, समय का अभ्यास लगभग 2 से 3 मिनट और टीम में चर्चा करके प्रतिवाद की तैयारी। अगला है भाषा खेल। इसके मुख्य उद्देश्य हैं भाषा के प्रति रुचि व आनंद बढ़ाना, व्याकरण, शब्द ज्ञान व संवाद में सुधार करना, सृजनात्मकता का विकास करना। उदाहरण खेलों के बारे में जानते हैं जैसे शब्दों की श्रृंखला, कहानी पूरी करना, अनुच्छेद संयोजन, चित्र वाक्य निर्माण, टंग ट्विस्टर और क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ताकि सत्य और तर्क का परीक्षण किया जा सके। और अगली जो गतिविधि है वो है सही उच्चारण के लिए वैकल्पिक सारणी, जैसे ध्वनियां, शुद्ध उच्चारण और अभ्यास विधि। किस तरह से हम जो ध्वनियां हैं उनका शुद्ध उच्चारण सिखा सकते हैं और अभ्यास विधि कौन सी इसके लिए हम अपनाएं। अगला है निदानात्मक उपाय। जैसे यदि समस्या है उच्चारण दोष तो हमें ध्वनि भेद अभ्यास, टंग ट्विस्टर या रिकॉर्डिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला है मंच झिझक। यदि विद्यार्थियों में स्टेज फियर है, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेज फियर कहते हैं, तो हमें दैनिक वाचन, लघु भाषण अभ्यास के मौके प्रदान करने चाहिए। अगला है भावहीनता। भावहीनता है यदि भाव की समझ नहीं है, बोलते वक्त भाव का प्रयोग विद्यार्थी नहीं कर पाते हैं, तो हमें अभिनय, कविता पाठ और संवाद पाठ का उपयोग करना चाहिए। अगला है शब्दों की कमी। इसके लिए शब्दकोश खेल, पर्यायवाची अभ्यास हम कक्षा में करा सकते हैं। गति या ठहराव में दोष है तो रोल प्ले, जिसको हम अभिनय कहते हैं, धीमी गति से बोलने का अभ्यास करा सकते हैं। व्याकरण में त्रुटियां हैं तो गेम आधारित व्याकरण अभ्यास हम करा सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भाषा कौशलों में दक्षता के लिए अभिनय, वाद विवाद, भाषण, भाषा खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। सही उच्चारण व प्रस्तुति हेतु वैकल्पिक सारणी और निदानात्मक अभ्यास अनिवार्य है और शिक्षकों को चाहिए कि वह छात्रों को साहसी, स्पष्ट वक्ता व तार्किक विचारक बनने हेतु मंच उपलब्ध कराएं। अब हम जानते हैं वाचन। वाचन क्या है? इसके उद्देश्य, वाचन के प्रकार तथा वाचन शिक्षण के प्रकार। सबसे पहले जानते हैं वाचन का अर्थ। वाचन का सामान्य अर्थ है लिखे हुए शब्दों को देखकर उन्हें समझते हुए पढ़ना। यह केवल शब्दों
को पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अर्थ, भाव और विचारों को ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ वे लिखे हुए शब्दों को देखकर उन्हें समझते हुए नहीं पढ़ते, बल्कि उनके भाव विचारों को भी ग्रहण करते हैं। वाचन एक बौद्धिक, मानसिक और भावात्मक क्रिया है। आइए इसके उद्देश्यों को जानते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, समझ विकसित करना, भाषा कौशल विकसित करना, लेखन में सुधार लाना और ध्यान और अनुशासन का विकास करना। इसके प्रकारों को जानते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में छात्र आवाज के साथ पढ़ते हैं, सुनने वाले को भी पाठ का ज्ञान होता है, उच्चारण, गति, ठहराव और भावों का भी अभ्यास होता है। उदाहरण के लिए कक्षा में कविता या कहानी को जोर से पढ़ना। मौन वाचन में छात्र भीतर ही भीतर पढ़ते हैं, आवाज नहीं होती, गति तेज होती है, अर्थ पर अधिक ध्यान होता है, आत्मग्रहण की क्षमता बढ़ती है। इसका उदाहरण है पुस्तकालय में पढ़ना, उत्तर खोजते समय पढ़ना। आइए इसके शिक्षण प्रकारों के बारे में जानते हैं। पहला है प्रारंभिक वाचन। इसमें अक्षर, शब्द और वाक्य की पहचान होती है। दूसरा है कार्यात्मक वाचन जिसको हम इंग्लिश में फंक्शनल रीडिंग कहते हैं। इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे सूचना बोर्ड पढ़ना। अगला है आलोचनात्मक वाचन, पढ़े गए पाठ का विश्लेषण, मूल्यांकन करना। इसका मुख्य उद्देश्य विश्लेषण या मूल्यांकन होता है। अगला है सृजनात्मक वाचन, जिसे अंग्रेजी में क्रिएटिव रीडिंग कहा जाता है। इसमें नई सोच, कल्पना या रचना उत्पन्न करने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जैसे कहानी को नया अंत देना। अगला है भावात्मक वाचन, कविता, नाट्य पाठ आदि में भावपूर्ण वाचन करना। अगला है सूचनात्मक वाचन, केवल तथ्य और जानकारी प्राप्त करते हुए पढ़ना, जैसे समाचार पत्र पढ़ना या पाठ्य पुस्तक। वाचन कौशल विकास हेतु शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे वाचन सामग्री का स्तर छात्रों की समझ के अनुरूप हो, त्रुटि रहित स्वर सस्वर वाचन का अभ्यास कराना, मौन वाचन के बाद प्रश्न पूछना, कठिन शब्दों का अर्थ समझाना, वाचन को दंड ना बनाएं, इसे आनंददायक बनाएं। रचनात्मक गतिविधियां जोड़ें, जैसे पढ़ो और बताओ, पढ़ो और चित्र बनाओ, पढ़ो और समाप्त करो। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, वाचन भाषा शिक्षण की आधारशिला है। सस्वर वाचन से उच्चारण व आत्मविश्वास, मौन वाचन से गहन समझ का विकास होता है। वाचन के विभिन्न प्रकारों के अभ्यास से छात्र जागरूक, तार्किक और रचनात्मक बनते हैं। अब हम जानते हैं लेखन के बारे में। लेखन का अर्थ, उद्देश्य, सुलेख की विशेषताएं एवं श्रुतलेख के बारे में। लेखन वह भाषा कौशल है जिसमें विचारों को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक मौलिक, रचनात्मक और व्यावहारिक क्रिया है जो सोचने, समझने और अभिव्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है। आइए इसके उद्देश्यों को जानते हैं। इसका पहला उद्देश्य है विचार अभिव्यक्ति। छात्र अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से लिख सकेंगे। रचनात्मकता का विकास, छात्र छात्राएं कहानी, अनुच्छेद, निबंध, पत्र आदि की रचना में योग्य होंगे। अगला है व्याकरण का अभ्यास, वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकेंगे। वाचन और श्रवण से जोड़ना, जो सुना है और पढ़ा गया है उसे लिखना। संचार कौशल का विकास करना, स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली लिखना और सीखना। आइए इसकी विशेषताओं को जानते हैं। पहली है स्पष्टता, अक्षर आसानी से पढ़े जाएं। समानता, आकार व ढंग एक जैसा हो। साफ सुथरापन, लेखन साफ हो, दाग धब्बे ना हो। नियमितता, शब्दों की दूरी व पंक्तियां संतुलित हो। विराम चिन्हों का सही प्रयोग, अर्थ स्पष्ट करने हेतु आवश्यक है ये। और गति का संतुलन, ना बहुत धीमा ना बहुत तेज, मध्यम गति में
लेखन। सुलेख बच्चों में अनुशासन, सौंदर्य बोध व ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी विकसित करता है। आइए श्रुतलेख के बारे में जानते हैं। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों या अनुच्छेदों को छात्र छात्राओं द्वारा ध्यान से सुनकर लिखना, यही श्रुतलेख कहलाता है। शिक्षक बोलते हैं और विद्यार्थी सुनकर लिखते हैं। इसके उद्देश्य है श्रवण शक्ति व समझ विकसित करना, वर्तनी अभ्यास करना, ध्यान केंद्रित करना, सुनने और लिखने के बीच समन्वय बनाना। इसके कई प्रकार हैं, जैसे शब्द श्रुतलेख, कठिन शब्दों को सुनकर लिखना, वाक्य श्रुतलेख, व्याकरणिक वाक्य का अभ्यास, अनुच्छेद श्रुतलेख, एक अनुच्छेद सुनकर लिखना, प्राकृतिक श्रुतलेख, कहानियां समाचार सुनकर उसका सारांश लिखना। इसके लिए कुछ शिक्षकों के लिए कुछ सुझाव हैं, जैसे पहले पूरा पाठ पढ़ें, कठिन शब्द समझाएं, स्पष्ट उच्चारण करें, दोहराव के बाद लिखवाएं, अंत में उत्तर जांचकर प्रतिपुष्टि दें या फीडबैक दें। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, लेखन भाषा का स्थायी रूप है जिसके अभ्यास से छात्र की अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। सुलेख व श्रुतलेख के निरंतर अभ्यास से छात्र स्पष्ट, सुंदर और शुद्ध लिखना सीखते हैं। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे इन कौशलों को रुचिकर, अभ्यासपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाएं। आइए रचना के बारे में जानते हैं, इसके उद्देश्य और प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका अर्थ। रचना का शाब्दिक अर्थ है कुछ नया सृजन करना। भाषा शिक्षण में रचना का अर्थ है विचारों, अनुभवों, भावनाओं को मौखिक, लिखित या चित्र रूप में प्रस्तुत करना। इसके उद्देश्यों को जानते हैं। अभिव्यक्ति का विकास करना, लेखन व मौखिक कौशल का विकास करना, सृजनात्मकता का विकास करना, भाषा की समझ बढ़ाना और स्वतंत्र चिंतन व कल्पना शक्ति का विकास करना। इसके दो प्रकार हैं। पहला है माध्यम के आधार पर और दूसरा है स्वतंत्रता के आधार पर। सबसे पहले हम माध्यम के आकार पर जानते हैं। पहला है मौखिक रचना, ओरल कॉम्पोजिशन जिसे हम कह सकते हैं, कहानी कहना, दृश्य वर्णन करना, संवाद आदि। इसके उद्देश्य हैं बोलने की दक्षता व विचार संगठन। दूसरा है लिखित रचना, रिटन कॉम्पोजिशन, अनुच्छेद, निबंध, पत्र, संवाद लेखन और विज्ञापन लेखन। इसके उद्देश्य हैं लेखन कौशल, व्याकरण व रचनात्मकता का अभ्यास। तीसरा है चित्र लेखन, पिक्चर कॉम्पोजिशन, चित्र देखकर मौखिक या लिखित रूप में कहानी या वर्णन लिखना। उद्देश्य है कल्पनाशीलता, अवलोकन शक्ति व भाव प्रदर्शन। अगला है स्वतंत्रता के आधार पर। इसमें पहला है मुक्त रचना, फ्री कॉम्पोजिशन। छात्र अपनी पसंद के अनुसार विषय चुनकर रचना करें, जैसे मेरे सपनों का विद्यालय, मैं पक्षी होता तो। निर्देशित रचना, इसे हम गाइडेड कॉम्पोजिशन कहते हैं। शिक्षक द्वारा दिए गए संकेतों, बिंदुओं या ढांचे के आधार पर रचना, जैसे मेरा विद्यालय। संकेत नाम, स्थान, शिक्षक, भवन, खेल आदि। अनुवाद के बारे में जानते हैं। अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में लिखी गई बात को दूसरी भाषा में अर्थ की समानता बनाए रखते हुए प्रस्तुत करना, जैसे अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य अनुच्छेद का भावानुकूल रूपांतरण। इसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में हम अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। आइए अनुवाद के उद्देश्यों को जानते हैं। इसका पहला उद्देश्य है भाषा की तुलना व समझ, संचार कौशलों का विकास, व्याकरणिक शुद्धता, पठन और लेखन का अभ्यास, बोलचाल में सुधार। इसके कई महत्व हैं, जैसे द्विभाषिक शिक्षा में सहायक, छात्रों में अर्थबोध व तुलनात्मक भाषा दृष्टि विकसित करता है, रोजमर्रा के जीवन, उच्च शिक्षा और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उपयोगी है, रचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि। अच्छे अनुवाद की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे भाव की समानता, शुद्धता, प्राकृतिकता, शब्द चयन,
संक्षिप्तता व स्पष्टता, संदर्भ के अनुसार भाषा। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, रचना व अनुवाद दोनों भाषा के सृजनात्मक एवं संप्रेषणात्मक पक्ष को विकसित करते हैं। इनका अभ्यास छात्रों की सोच, भाषा, व्याकरण, भाव और कल्पना को संतुलित रूप से सशक्त बनाता है। अब हम जानेंगे हिंदी में पाठ्यक्रम संरचना के सिद्धांतों के बारे में। इसके अर्थ को सबसे पहले जानते हैं। पाठ्यक्रम संरचना छात्रों की आवश्यकताओं, क्षमताओं, सामाजिक परिवेश, शैक्षिक लक्ष्यों और विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विषयों, विषय वस्तु, गतिविधियों और अनुभवों का सुव्यवस्थित चयन और संगठन करना है। हिंदी पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे लक्ष्य केंद्रितता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, सांस्कृतिक अनुकूलता का सिद्धांत, विषय की उपयुक्तता का सिद्धांत, क्रमबद्धता और सततता का सिद्धांत, समग्र विकास का सिद्धांत, संचार क्षमता विकास का सिद्धांत, गतिविधि आधारित शिक्षण का सिद्धांत, समावेशिता का सिद्धांत, मूल्यांकन अनुकूलता का सिद्धांत और लचीलापन। इन सभी को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला है लक्ष्य केंद्रितता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम की संरचना राष्ट्रीय शैक्षिक लक्ष्यों, भाषा विकास और समग्र व्यक्तित्व निर्माण पर केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा है बाल केंद्रितता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बच्चों की आयु, रुचि, क्षमता, अनुभव, सीखने की गति को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तीसरा है सांस्कृतिक अनुकूलता का सिद्धांत। हिंदी पाठ्यक्रम में हमारी संस्कृति, परंपरा, लोक साहित्य, नैतिकता, भारतीयता का समावेश हो। विषय की उपयुक्तता का सिद्धांत। विषय वस्तु छात्रों के विकास स्तर और भाषा सीखने की क्षमता के अनुसार चयनित होनी चाहिए। अगला है क्रमबद्धता और सततता का सिद्धांत। विषय वस्तु में एक स्वाभाविक क्रम हो, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, निकट से दूर की ओर। अगला है समग्र विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम केवल भाषा सिखाने तक सीमित न होकर मूल्य शिक्षा, सौंदर्य बोध, तार्किकता, रचनात्मकता को भी पोषित करे। अगला है संचार क्षमता विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने जैसे चारों भाषा कौशलों का विकास हो। अगला है गतिविधि आधारित शिक्षण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में काव्य पाठ, अभिनय, संवाद, चित्र रचना, निबंध लेखन, वाद विवाद जैसी रचनात्मक गतिविधियां सम्मिलित हों। अगला है समावेशिता का सिद्धांत। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की भिन्नताओं को सम्मान देते हुए सामग्री चयनित हो। अगला है मूल्यांकन अनुकूलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए जिससे उद्देश्यों की सटीक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जा सके, जैसे सीसीई, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट आदि। आखिरी है लचीलापन। पाठ्यक्रम में समय, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और शिक्षकों की स्वतंत्रता के अनुसार लचीलापन होना चाहिए। अब हम जानते हैं विषय केंद्रित, बाल केंद्रित और समस्या केंद्रित हिंदी पाठ्यक्रम संरचना, जिसमें सबसे पहली है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम संरचना। यह पाठ्यक्रम विषय वस्तु को केंद्र में रखकर तैयार की जाती है। इसमें प्रमुख ध्यान ज्ञान वर्धन पर होता है। इसके लक्ष्य हैं हिंदी भाषा का व्याकरणिक, साहित्यिक व शाब्दिक ज्ञान देना, साहित्यिक धरोहर से अवगत कराना। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं पाठ्य वस्तु का क्रमबद्ध संगठन होता है, जैसे सरल से कठिन जटिल की ओर, व्याकरण, साहित्य, निबंध आदि मुख्य घटक होते हैं। यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण है। परीक्षा और अंक आधारित मूल्यांकन किया जाता है। इसकी कई सीमाएं हैं, जैसे इसमें छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है, रटंत ज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है और व्यावहारिक भाषा कौशल कम विकसित होते हैं। अगला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम संरचना। इस प्रकार की संरचना में विद्यार्थियों को केंद्र में रखा जाता है। उसका विकास, अनुभव, रुचियों और आवश्यकताएं पाठ्यक्रम का आधार बनती हैं। इसके लक्ष्य हैं भाषा कौशलों का समग्र विकास, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बच्चों में अभिव्यक्ति
रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं गतिविधि आधारित शिक्षण प्रदान करना, बच्चों की सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई जरूरतों के अनुसार पाठ्यवस्तु बनाना। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होते हैं। जहां विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता होती है वे तभी मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देते हैं। और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी उन्मुख होती है। मूल्यांकन भी प्रक्रिया उन्मुख होता है, मीन्स इसमें प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि उसके परिणाम पर। सकारात्मक पक्ष ये है कि भाषाई अनुभव आधारित शिक्षण होता है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है और इसमें विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। अगली है समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम संरचना। यह पाठ्यक्रम छात्रों के वास्तविक जीवन की समस्याओं को केंद्र में रखकर विकसित की जाती है। इसके लक्ष्य हैं भाषा को जीवन की समस्याओं को समझने, व्यक्त करने और हल करने के साधन के रूप में प्रयोग करना, सामाजिक जागरूकता और उत्तरदायित्व विकसित करना। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं विषयों का समेकन, मीन्स इसमें विषयों को इंटीग्रेट किया जाता है, मीन्स उनको जोड़ा जाता है ताकि विद्यार्थियों का जो दृष्टिकोण है उसको व्यापक बनाया जा सके। परियोजना कार्य, संवाद, वाद विवाद, जन संवाद जैसे कार्यकलापों पर बल दिया जाता है। समस्याओं के समाधान हेतु सोचने, लिखने और प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करना और समाज और भाषा के बीच में सीधे संबंध का विकास होता है। इसके उदाहरण है जैसे पर्यावरण की समस्या पर संवाद लेखन, बाल श्रम पर पत्र लेखन, डिजिटल युग में भाषा की भूमिका पर निबंध। आइए इनके बीच में अंतर को समझते हैं इस चार्ट के द्वारा। सबसे पहले है विषय केंद्रित में विषय और ज्ञान पर जोर दिया जाता है। बाल केंद्रित में विद्यार्थियों और भाषा अनुभव पर ध्यान दिया जाता है और समस्या केंद्रित में सामाजिक समस्या और अनुभव पर जोर दिया जाता है। विषय केंद्रित परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित है, बाल केंद्रित प्रगतिशील दृष्टिकोण पर आधारित है और समस्या केंद्रित प्रयोगात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित है। विषय केंद्रित में गतिविधियां कम होती हैं, बाल केंद्रित में ज्यादा होती हैं और समस्या केंद्रित में समस्या हल कार्यकलाप करवाए जाते हैं। विषय केंद्रित में मूल्यांकन परीक्षा आधारित होता है, बाल केंद्रित में सतत और समग्र होता है और समस्या केंद्रित में प्रक्रिया और प्रस्तुति आधारित मूल्यांकन किया जाता है। विषय केंद्रित में शिक्षक ज्ञानदाता की भूमिका में होते हैं, बाल केंद्रित में मार्गदर्शक या सहभागी और समस्या केंद्रित में सह शोधकर्ता होते हैं। इसके उदाहरण है जैसे व्याकरणिक पाठ, निबंध लेखन, बाल केंद्रित के चित्र रचना और कहानी लेखन और समस्या केंद्रित के संवाद लेखन, भाषण, पोस्टर आदि। सो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं ये तीनों दृष्टिकोणों का संतुलित समावेश आवश्यक है। केवल विषय ज्ञान नहीं बल्कि विद्यार्थियों की भाषा, अनुभव और जीवन से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए और नई शिक्षा नीति भी बाल केंद्रित और कौशल आधारित पाठ्यक्रम पर बल देती है। अब हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम का संचालन किस तरह से करना है। सबसे पहले इसके अर्थ को जानते हैं। पाठ्यक्रम संचालन का तात्पर्य है तैयार किए गए पाठ्यक्रम को विद्यालयी स्तर पर यथार्थ रूप में क्रियान्वित करना ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया शिक्षकों, छात्रों, शिक्षण विधियों, संसाधनों, गतिविधियों और मूल्यांकन प्रणाली के सक्रिय सहयोग से संपन्न होती है। आइए इसके उद्देश्य को जानते हैं। पहला, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति, कक्षा शिक्षण का प्रभावी संचालन, सिद्धांत को व्यवहार में लाना, शिक्षक की सक्रिय भागीदारी, सतत सुधार व मूल्यांकन। इसकी मुख्य प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली है शिक्षकों को पाठ्यक्रम की जानकारी देना, वार्षिक, मासिक एवं दैनिक योजनाओं का निर्माण करना, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जैसे पुस्तकें, TLN, ICT टूल्स, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग जैसे व्याख्यान, परियोजना, चर्चा, सहगामी गतिविधियां आदि, सतत व समग्र मूल्यांकन जिससे शिक्षार्थियों की प्रगति का समय समय पर परीक्षण किया जा सके, प्रतिपुष्टि व सुधार प्रक्रिया, छात्रों व शिक्षकों से प्रतिक्रिया लेकर पाठ्यक्रम में आवश्यक
संशोधन करना। आइए उन कारकों के बारे में या घटकों के बारे में जानते हैं जो पाठ्यक्रम संचालन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है शिक्षक की दक्षता, दूसरी छात्र की भागीदारी, संस्था का वातावरण, शैक्षिक संसाधन, मूल्यांकन प्रणाली, अभिभावक एवं समुदाय का सहयोग। कुछ सुझाव हैं ताकि हम पाठ्यक्रम संचालन को प्रभावी बना सकें। पहला है शिक्षकों को पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बनाना। लचीलापन और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन होना चाहिए, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सके। प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों को अद्यतन रखना, समुचित संसाधन व तकनीकों की व्यवस्था, सहगामी गतिविधियों और क्षेत्रीय अनुभवों को समाविष्ट करना, फीडबैक आधारित सुधार और सतत मूल्यांकन को शामिल करना। अब हम जानते हैं हिंदी शिक्षण तथा अधिगम पर आधारित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के बारे में। आइए जानते हैं इसका अर्थ क्या है। ये वे गतिविधियां होती हैं जो मुख्य पाठ के साथ साथ या उसके पूरक रूप में की जाती हैं। ये गतिविधियां अधिगम को रुचिकर बनाती हैं और विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करती हैं। इनके कई प्रकार हैं, जैसे मौखिक गतिविधियां, लिखित गतिविधियां, चित्रात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियां, नाट्यात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। आइए जानते हैं कि हम किन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर इन गतिविधियों का चयन करें। हमें विद्यार्थियों की आयु और रुचियों के अनुसार इन गतिविधियों को चुनना चाहिए। पाठ की प्रकृति के अनुरूप बहुस्तरीय अधिगम को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने वाले और सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने वाले। इसके कई लाभ हैं। इससे भाषा के व्यवहारिक प्रयोग में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, सीखने में सक्रिय सहभागिता होती है, मूल्य बोध और संस्कारों का विकास होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि पाठ है हम पंछी, इसको पंछी होना चाहिए था, इसमें सुधार है उन्मुक्त गगन के। इसमें गतिविधियां हो सकती जैसे चित्र के आधार पर कविता का भाव समझाना, कविता के भाव पर चर्चा, कविता पर आधारित एकांकी तैयार करना, अपनी पसंद की कोई उड़ती वस्तु पर कविता लिखना।